जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीआईएसएफ रूल 2001 की जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले जो है हम जितने भी वीडियोस थी उसमें हम रूल 15 तक जो है कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम रूल 16 से लेकर रूल 22 तक जो है कवर करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इससे पहले हमने चैप्टर 3 तक जो है कवर किए हैं। आज के इसमें वीडियो में हम चैप्टर 4 से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे रिक्रूटमेंट टू द फोर्स, यानी बल में भर्ती जो है किस तरीके से होती है। ये पूरा जो चैप्टर है ये बेसिस होगा कि कौन कौन सी पोस्ट होती है आपकी, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है, क्या एज होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में सबसे पहला रूल है रूल नंबर 16, जिसमें हमें पता चलता है पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में, यानी नियुक्ति की शक्तियों के बारे में दोस्तों। ठीक है, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब वो कौन सा व्यक्ति है जिसको अपॉइंटमेंट की पावर जो है दी गई है, कौन से रैंक को कौन जो है अपॉइंट कर सकता है, वो सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में मैंने अपॉइंटिंग अथॉरिटी डाली हुई है, राइट साइड में आपके रैंक डाले हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ पे आप देखोगे डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, डीआईजी साहब जो है आपके वो कर सकते हैं इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि डीआईजी साहब जो है सिर्फ इंस्पेक्टर को जो है अपॉइंट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। 2013 के अंदर जो आपका सीआईएसएफ रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर का रैंक भी जो है आपका डीआईजी के अंडर जो है डाला गया है। ठीक है, सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट जो है किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और आपका कांस्टेबल को। ठीक है, ये जो रैंक है सब इंस्पेक्टर वाला पहले जो है यहाँ पे हुआ करता था, इसको बढ़ा के जो है फिर डीआईजी कर दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट रैंक है। ठीक है, तो इसलिए जो है इस रैंक को जो है डीआईजी आप अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रूल 17, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू द फोर्स। बल में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपको अपॉइंटमेंट के अंदर जो है चाहिएगी। सबसे पहला है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द फोर्स अनलेस, यानी कि कोई भी व्यक्ति एलिजिबल नहीं होगा फोर्स में अपॉइंटमेंट के लिए जब तक, कब तक, व्हेन ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जब तक वो भारत का नागरिक नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आके बाहर से बोल दे कि सर मैं सीआईएसएफ के अंदर भर्ती होना चाहता हूँ, नहीं। सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ही बिलोंग्स टू सच कैटेगरी ऑफ पर्सन एज में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फोर्स। अब जो है आपका देखोगे आप डिफेंस की जब हम बात करते हैं, आपका इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके अंदर जो है कोई भी रिजर्वेशन का सिस्टम आपका नहीं है। ठीक है, लेकिन सीएपीएफ आपकी जितनी भी हैं सबके अंदर रिजर्वेशन का सिस्टम है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी है, आपका ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, एससी है, एसटी है, फिजिकली हैंडीकैप तो खैर एलिजिबल नहीं होते हैं, बट ये सब कैटेगरी वाले हैं। ठीक है, तो कैटेगरीज वगैरह जो भी हैं आपकी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती रहती है क्राइटेरियाज़ को, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो फोर्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट जो है इसका, ही बियर अ गुड मॉरल कैरेक्टर। ठीक है, तो फोर्स की सबसे पहले ही बेसिक चीज़ यही है कि अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए आपका, डिसिप्लिन होने चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ें। देन आपका ही ऑब्टेन्स अ हेल्थ सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड अपेंडिक्स इन सी सर्टिफाइड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और एनी मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट सर्जन बिलोंगिंग टू अ ग्रेड 1 ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। ठीक है, यानी कि अब देखिए सब कुछ सही है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया भी हैं, किसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, आपका कैरेक्टर भी गुड है, डिसिप्लिन वगैरह तो बाद में आएगा ना जब आप भर्ती हो जाओगे। उससे पहले जो एक हेल्थ चेकअप का जो है सर्टिफिकेट आपको लगाना है, जो कि आपका अपेंडिक्स सी में दिया हुआ है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट द रूल 17, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फोर्स, अ पर्सन शुड गेट अ हेल्थ सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन अंडर विच अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ए बी सी डी। तो आपको याद रखना है अपेंडिक्स सी के अंदर जो है दिया गया है, जो कि सर्टिफाई होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर से, सीआईएसएफ के मेडिकल ऑफिसर या फिर असिस्टेंट सर्जन से दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका रूल 18, डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कौन से वो ग्राउंड है जिसके ऊपर जो है आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम ज्वाइनिंग द फोर्स इफ दे मैरी समवन हु ऑलरेडी हैज़ अ लिविंग स्पाउस। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम जो है प्रताप है। ठीक है, अब इनकी जो है वाइफ है ऑलरेडी। ठीक है, अगर प्रताप जो है किसी और व्यक्ति से जो है शादी करता है, यानी किसी और वुमेन से जो है शादी कर लेता है, तो इनको जो है फोर्स से निकाला जा सकता है, यानी कि डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दे आर ऑलरेडी मैरिड एंड देन मैरी अनदर पर्सन, अगर वो ऑलरेडी मैरी हैं तो जो है किसी और व्यक्ति से शादी करते हैं। जो अभी प्रताप वाला केस बताया वो सेकंड कंडीशन है, पहली वाली है दे मैरी समवन हु ऑलरेडी हैज़ अ लिविंग स्पाउस। ठीक है, मान लीजिए कोई वुमेन की यहाँ पे बात कर लो आप, कोई वुमेन है और यहाँ पे प्रताप की वाइफ है ऑलरेडी, तो वुमेन अगर प्रताप से शादी करती है तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी पहली जो कंडीशन है वो वुमेन के लिए है, सेकंड वाली जेंट्स के लिए। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अलाउ अ पर्सन टू बाईपास दिस रूल इफ द मैरिज इज अलाउड अंडर देयर पर्सनल लॉ एंड देयर आर वैलिड रीजन टू डू सो। कुछ पर्सनल लॉज जो हैं कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर जो है
मल्टीपल शादी करना जो है अलाउड होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है दूसरी शादी। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप एक ही शादी कर सकते हो, जब तक आपकी स्पाउस लिविंग है या आपने जब तक उनको तलाक नहीं दिया है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन आता है आपका चैप्टर 5। ये सब जो चीज़ें हमने कंडीशन पढ़ी ये चैप्टर 4 के अंदर थी, जो कि हमें बताता है किसके बारे में, रिक्रूटमेंट टू द फोर्स। फोर्स की कंडीशन क्या क्या है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो है आपका रिलेटेड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती के बारे में जो हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है रूल 19, द नेम ऑफ द पोस्ट, देयर क्वालिफिकेशन, पे स्केल फॉर द फोर्स मेंबर विल बी डिफाइंड इन द रिक्रूटमेंट रूल विच कैन बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जितनी भी पोस्ट होंगी जिनकी भर्तियाँ निकाली जाएंगी उनकी क्लासिफिकेशन होंगी, क्या सैलरी होगी, फोर्स मेंबर जो है कौन कौन से रिक्रूटमेंट रूल के अंदर जो है उनके अंदर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो जो है टाइम टू टाइम जो अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे आजकल जो है CISF ASI LDC एग्ज़ाम के ऊपर तलवार लटकी हुई है, कोई कहता है कि लेना चाहिए, कोई कहता है नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है रूल्स वगैरह टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कांस्टेबल की भर्ती होगी, लेवल 3 पे जो है भर्ती करेंगे और बेसिक पे जो है 21,700 रुपये होंगे, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं बदली जा सकती हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। लेवल 3 है अभी करंटली कांस्टेबल का, तो 8 पे कमीशन में जो आपका आने वाला है उसमें हो सकता है कुछ और लेवल दे दे, बेसिक पे जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपका रूल 19 काम करता है। देन आता है आपका रूल 20। रूल 20 में बात होती है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, कौन से प्रोसेस से जो है आपकी भर्ती होगी। फॉर एग्जांपल आपका जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो ऑनलाइन मोड में होगा, पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात होती है। देन आता है आपका एज लिमिट कि कांस्टेबल की भर्ती के लिए क्या एज होनी चाहिए, ठीक है। हेड कांस्टेबल के लिए क्या एज होनी चाहिए, आपका SI जो है उसके लिए क्या होनी चाहिए, तो ये सब जो है इसके अंडर आता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, हमने जब बात की थी कि रूल वर्सेस एक्ट, CISF एक्ट वर्सेस CISF रूल्स की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि जब हम एक्ट की बात करते हैं, एक्ट जो है बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, बेसिक ढांचा है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रूल्स के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं किए जा सकते हैं, जैसे कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, अब कोई फिक्स मेथड नहीं है। पहले आप देखोगे जितने भी एग्ज़ाम होते थे ऑलमोस्ट 10 साल पहले जो है, उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम होते थे सब जो है आपके ऑफलाइन मोड में होते थे, ठीक है। आज के दिन कोई भी भर्ती हो रही है, कांस्टेबल की है, उसके बाद आपका SSC CPO का जो एग्ज़ाम है, उसके बाद जो अदर एग्ज़ाम है, UPSC वाली वैकेंसीज़ को छोड़ दीजिए, बाकी सब जो इतनी वैकेंसी है SSC की होगी, आपकी कुछ जो डिपार्टमेंट की जो भर्तियाँ होती है वो सारी जो है जनरली ऑनलाइन मोड में होती है, ठीक है। तो ये जो है रूल्स को फ्लेक्सिबली जो है चेंज किया जा सकता है, बट एक्ट जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको बहुत ज़्यादा चेंज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन आपका आता है क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए उसके बारे में बात होती है। देन आता है अदर मैटर रिलेटिंग टू ईच ऑफ द सेड पोस्ट, ठीक है। उक्त प्रत्येक पोस्ट के लिए संबंधित मामले, ठीक है। कोई और जो है छोटी मोटी जो चीज़ें हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल CISF में फायर की भर्ती के लिए हाइट का कोई क्राइटेरिया है तो वो अलग से जो इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द रिक्रूटमेंट रूल एज मेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो है जब भी भर्ती आती है तो रिक्रूटमेंट रूल के अंदर अमेंड जो है किया जा सकता है, ठीक है। देन आता है आपका रूल 21 एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स एक्सेप्ट दोज अपॉइंटेड ऑन ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन शेल execute at the time of initial appointment an agreement in the form of prescribed specified in appendix A। ये आपका अपेंडिक्स है, ये क्या है, फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट है, किसको है, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा गया है कि इन द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैविंग एग्रीड टू अपॉइंट मी एज, ठीक है। मान लीजिए आप CISF के अंदर भर्ती हो रहे हो एज अ सब इंस्पेक्टर, राइट, तो आपको ये जो है फॉर्म जो है भरना है और यहाँ पे आपको जो है सब कुछ लिखना है। फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर है तो आप यहाँ पे जो है टिक करोगे, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आई परवीन सैनी सन ऑफ दिस एंड दैट hereby agree to undertake serve CISF for a period of not less than this period, ये सब। तो ये जो है आपका एग्रीमेंट है किसके साथ होता है, ये जो है आपका CISF के अंदर भर्ती से पहले जो आपका किया जाता है, फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बोलते हैं। और ये जो है कौन से उसके अंदर है, अपेंडिक्स A है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन बनेगा फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट इज गिवन अंडर विच रूल, तो रूल 21 एंड विच अपेंडिक्स, तो याद रखना है अपेंडिक्स A, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए रूल नंबर 22 पे चलते हैं, कैडर की बात हो रही है। ईच ऑफ द 3 ब्रांचेज मेंशन इन रूल 3, अगर रूल 3 आपको याद है हमने 3 ब्रांचेज के बारे में बात की थी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, फायर ब्रांच एंड आपका लास्ट कौन सा था, मिनिस्ट्रियल ब्रांच, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द 3 ब्रांचेज मेंशन इन रूल 3 शैल फॉर्म अ सेपरेट कैडर फॉर द पर्पज ऑफ सीनियोरिटी प्रमोशन एंड कन्फर्मेशन, ठीक है। अब क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में आप देखोगे एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव को हम GD भी बोल देते हैं, जनरल ड्यूटी, राइट। तो
एक जनरल ड्यूटी का सोल्जर है, एक आपका फायर का सोल्जर है, एक मिनिस्ट्रियल का सोल्जर है, तीनों ही सोल्जर हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही उसमें डाल दोगे तो प्रमोशन कैसे हो पाएगा इनका, राइट। तो तीनों के तीनों जो है एक पूरा कैडर जो है अलग चलेगा, फायर के अलग होंगे, मिनिस्ट्रियल के अलग होंगे और एग्जीक्यूटिव के अलग होंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है ध्यान रखना है हमें। उसके बाद जो है द फोर्स शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 ब्रांचेज, एग्जीक्यूटिव, फायर एंड मिनिस्ट्रियल, 3 होंगे, ठीक है। तो ये था आपका रूल 22। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि होगा आपका डेपुटेशन से रिलेटेड। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो CISF ASI LDC एग्ज़ाम 2023 के लिए या 2024 के लिए, तो आप जो है स्टडी फंड ऐप पे जाके डेडिकेटेड कोर्सेज जो है हमारे चेकआउट कर सकते हो। ये जो महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, और CISF AC LDC एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज जो है 2026 के लिए जनवरी में स्टार्ट होने वाली है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 2 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और क्रैश कोर्स भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।